अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशफीन जमाल। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकराती इजलास में हुकूमत की जानिब से 10 अरकान शरीक हुए, जिसमें एजाजुल हक और खालिद मक्सी साहब की जानिब से पहली बार इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत की गई। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के 6 अरकान ने आज इस इजलास में शिरकत की, जिनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा साहब पहली मरतबा इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। ज़राए के मुताबिक आज की मुज़ाकराती इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अपने 2 मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे गए हैं, जिनमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बशमूल बानी PTI तमाम सियासी कैदियों की रिहाई शामिल है। दौरान इजलास अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से सियासी कैदियों पर मजीद मुकदमात ना बनाने का मुतालबा भी हुकूमत के सामने रखा गया। अलबत्ता अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर पेश करने के हवाले से PTI की क़यादत मुनकसिम नजर आई। ज़राए का कहना है कि उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा को कोई भी नुक्ता तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखने के वो हक में नहीं थे। मुज़ाकरात से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अगर हुकूमत हमें कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर देगी तभी हम हुकूमत को अपने मुतालबात भी तहरीरी तौर पर देंगे, लेकिन इसका फैसला हुकूमती रवैया देखने के बाद किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि आज के इजलास का माहौल पहले इजलास से भी ज़्यादा खुशगवार था। ताम PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर पेश नहीं किया गया, अलबत्ता उन्होंने अपने मुतालबात का जिक्र किया है। हुकूमती टीम की तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने आज के इजलास का मुश्तरका एलामिया मीडिया के सामने पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रिहाई में हुकूमत की जानिब से रुकावट ना डालने के मुतालबात सामने रखे गए हैं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI अगले हफ्ते होने वाले मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे दौर में अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी, लेकिन मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने से पहले अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम बानी PTI से एक बार फिर मुलाकात करना चाहती है ताकि मुतालबात को हतमी शक्ल दी जा सके। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात के नतीजे में मस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसका अमली सबूत हमने आज 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले 19 अफराद की माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में भी देखा है। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए माफ़ी की दरख्वास्तें दायर की, जिनको आर्मी चीफ ने मंजूर कर लिया। ISPR का मजीद कहना है कि सजाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। हमारा निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे, क्योंकि जो अभी तक की अपडेट खास तौर पे मुज़ाकराती अमल से सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो तो बैठी अपनी पूरी जो कमेटी है उसके साथ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से एक दफ़ा लगा कि उनकी तैयारी कम है। एक जो मीटिंग है वो पहले हो चुकी थी, दूसरी मीटिंग में आपने आना था। पहली मीटिंग में ये बात तय पाई थी कि एक चार्टर ऑफ डिमांड आप सामने रखेंगे हुकूमत के 2 जनवरी को, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि कोई चार्टर ऑफ डिमांड भी नहीं रखा गया, मजीद वक्त भी मांगा गया और एक और मीटिंग भी मांगी गई बानी PTI से। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे, और भी बहुत सारे मामला हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शानदाना, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, यू कम टू माई प्रोग्राम। मुझे ये बताएं शानदाना कि बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी तक जब से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत के साथ, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के एंड से ओपननेस भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नानिमस मैं कहूँगी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अनप्रिपेयर्ड भी दिखाई दे रही है। वो जहाँ एक वक्त कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, वहीं पे अपने डाउट्स भी शो कर रहे हैं। चले वो भी समझ में आता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आज जो हुआ, जब ये तय हुआ था कि 2 जनवरी को आप लिखे हुए अपने मुतालबात सामने रखेंगे, फिर मजीद वक्त मांगना, फिर कहना बानी PTI से मिलना है, गैर संजीदगी है, नीयत नहीं है मुज़ाकरात करने की, क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं? बहुत शुक्रिया ताशरीन शो पे बुलाने का। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। देखिए, अव्वल तो ये हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जो 9 फरवरी को डब्बे भरने से आई। सेनेट इनकम्प्लीट है, KP में सेनेट के इलेक्शंस नहीं करवाए गए KP के लिए। नेशनल असम्बली में ख़वातीन और मजहबी अक़लियतें नहीं हैं, तो ये हाउस पे इनकम्प्लीट है, इलीगल इन सम सेंस। सिंस हम सब ने ओथ लिया, जितनी भी लेजिस्लेशन लोगों ने ज़बरदस्ती धोस ज़बरदस्ती से की, खासकर 26वीं तरमीम, ये सब वॉइड और इलीगल हैं, एब इनिशो। ये इसके लिए कोई ना कोई लहंगा शहंगा बना लेंगे बाद में कि जी नहीं तो ऐसा है तो ऐसा, बट आई कैन शो यू इट इज़ प्योरली इलीगल। अब मुज़ाकरात, अगर आपको याद है खान साहब के बारे में लोग अक्सर कहते थे कि खान साहब के गर्दन में सरिया, किसी से बात नहीं करते, मुल्की मफाद में बात नहीं करते, तो फाइनली
now that Khan Sahab has agreed, तो magnanimity I think it आप लोगों ने दिखाई है? नहीं, I think उधर desperation है, and I'll tell you why. अगर मोरूसी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है सियासत, उसमें नून वाले, पीपल वाले, बहुत सारी पार्टी के लोग बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नून में, पीपल में अच्छे लोग हैं, मोस्टली बैक बेंचर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ख़ानदानी हैं, लेकिन उनको आगे कोई नहीं आने देता, क्योंकि ये सिस्टम ही ये बन गया है, मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर उसका बेटा, राइट? सो ये जमहूरियत नहीं है. वी आर नेगोशिएटिंग with families, with dynasties, with corrupt dynasties. So you understand the inherent problem in मुज़ाकरात में. They are struggling. उनको सर्वाइवल चाहिए करंट सिस्टम का. आपने साथ बैठकर क्यों ब्रीदिंग स्पेस दी थी, फिर क्यों बैठे मुज़ाकरात? That is, I'm not sure entirely up to इमरान खान साहब. आपको पता है मैं पॉलिटिकल कमेटी, कॉ कमेटी या नेगोशिएशन कमेटी का हिस्सा हूँ नहीं, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी का तो हिस्सा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वक्त की वज़ादारी के लिए या नेगोशिएशंस को बनाने के लिए, बचाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए आई थिंक वो हमें जूनियर्स हम जितने भी हमें नहीं बताए जाते हैं. आई थिंक वो अच्छा ही है, क्योंकि हमारी आई मीन आई एम मच ओल्डर देन प्रीटी मच एवरीवन इन दिस रूम, लेकिन स्टिल वो एक यंगर ओल्डर जनरेशन का होता है. जो बंदा 5-5, 10 दफ़ा इलेक्ट होके आया, उनकी एक और सोच होती है, और हम जैसे लोग जो पहली दफ़ा इलेक्ट होके आते हैं, हमारी एक और सोच होती है, हम मुज़ामतें होती हैं, कुछ लोग मुफाहमत होती है. एक बैलेंस से चलना होगा. हॉक्स एंड डव्स हर जगह होते हैं. लेट्स सी. मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट टाइम, दे ट्राइंग टू बाय टाइम. But what is PTI doing? जैसे मैंने इब्तिदाई में जो बात कही है, 2 मुतालबात तो लिख के कागज़ पे आज देने चाहिए थे ना, क्योंकि एक मुलाकात भी हो चुकी थी अगली मीटिंग के बाद. इमरान खान साहब से वक्त भी मिल गया था कि उसके ऊपर बैठ के गौर फिक्र जो भी आपने करनी थी वो कर लेते. एज अ सेकंड स्टेप कुछ तो लेके जाना चाहिए था. नहीं, बट अब फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप कैसे होगा? नहीं, 2 डिमांड्स उस दिन बैठे तो सही ना. नहीं, 2 डिमांड्स जो मांगी थी कि जितने बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जितने भी हैं, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई के जुडिशल कमीशन करें, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं कि कौन किसने किसको मारा. अगर हमने मारा होगा तो हम क्यों बार बार सीसीटीवी मांगते हैं? हम क्यों कहते हैं हमारे खिलाफ सबूत निकालो, हमें जो सजा देनी है दे दो, हम डरते थोड़ी हैं. तो जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी तो आगे जाने का फायदा क्या है? तहरीरी तौर पर लिख दे. आज तो मुझे लगा कि सारा वक्त इस बहस में ज़ाया हो गया कमेटियों का, दोनों का, कि एक कह रहा है तहरीरी दे दे, दूसरा कहता है हम नहीं देंगे. ये 2 बातें आप टॉक शोज पे भी कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं, लिख के कागज़ पे भी दे दें. देखिए यास्मीन, मैं हमेशा जब बात करती हूँ टीवी शोज़ पे इन पर्टिकुलर, ये रिफ्रेन हमेशा देती हूँ कि मैं ज़ाती राय अपनी दे रही हूँ. और ज़ाती राय मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि असद कैसर साहब हो गए, सरदार ये साहबजादा हामिद रज़ा हो गए, मौलाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, सीनियर्स हैं, दुनिया देखी हुई है. अगर ख़ान ने इनको कुछ कहा है और उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं कभी भी उनकी विजडम को सेकंड गेस नहीं करूँगी. राइट? नेचुरली मुझे शायद लगे कि इस प्रोसेस को ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए था. यू कैन ऑलवेज हैव बेटर एंड मोर. मैं खुद एज अ सिनिक, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बहुत जल्दी देख लिया और दिल तंग होता है. सो मैं दुआ करती हूँ कि मेरे वतन को कुछ नहीं हो, मेरे पाकिस्तान को कुछ ना हो, बाकी इट हार्डली मैटर्स. एंड आई थिंक अगर नेगोशिएशन का एक पॉइंट है वो सब पार्टीज़ के लिए, जो छुपी हुई है पसे पर्दा और जो सामने भी हैं, आपको एक ही चीज़ पे एग्री करना है, इज़ पाकिस्तान अ प्रायोरिटी और नॉट. अगर इस पे एग्रीमेंट हो जाती है सब कुछ हमवार हो जाएगा. वो साइड भी यही कह रही है कि पाकिस्तान इज अ प्रायोरिटी, तो हम बैठ रहे हैं. आप भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ प्रायोरिटी, हम इनके साथ बैठ रहे हैं. I told you I'm a cynic. No, I don't agree. No, they are fighting for survival. They're not fighting for Pakistan. And you're fighting for Pakistan. You're not fighting to get Imran Khan released because वो ये कह रहे हैं कि इनका तो 1 point एजेंडा है, NRO डील चाहिए इमरान खान के लिए. अलीमा खान साहिबा जब भी जेल से आती हैं, पूछती हूँ उनको, मेक इट अ पॉइंट ऑफ कॉलिंग कि कैसे थे खान साहब, सेहत कैसी थी, बातें कैसे कर रहे थे. हमेशा कहती कि वो कहते हैं मैंने निकलना होता, मैं अपने सजाओं से पहले निकल आता, मैं डील उससे पहले कर लेता. अगर मुझे डील करनी थी, वाई शुड आई हैव फेस्ड पनिशमेंट फॉर कमिटिंग नो क्राइम. 2 साल से मैं सजाएं काट रहा हूँ, किस चीज़ के लिए? इसके लिए कि मैं डील करके निकलना, पहले कर लेता ना. जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोगों ने मारे खाई है, बेहुरमती की है, घर तोड़े हैं, औरतों के साथ जो इन लोगों ने किया है, तो उसकी तो फिर सारे की जरूरत ही नहीं थी ना. अगर खान को करनी होती तो पहले कर लेते. एग्जैक्टली आप ये कह रही है. लेकिन फिर जो आप बात करें ना कि ये लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आपने कहा वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठ रहे हैं. जो खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है वो आपको क्या देगा? फिर ये मुतालबात इनके सामने रख के आपको लगता है इनकी कैपेसिटी है? बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो तर्जुमान है उस कमेटी के, उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारी जो इस्तिताअत है या हमारा जितनी कैपेसिटी है उसको सोच के हमारे आगे मुतालबात रखें. कुछ चीज़ें तो हमारी डोमेन में ही नहीं आती, हम कैसे करेंगे? तो फिर हुकूमत क्यों चला रहे हैं? घर चले जाए ना, रेस्टोरेंट खोल लें, कोई दुकान खोल लें, अस्पताल खोलें. व्हाट आर यू डूइंग इन पार्लियामेंट इफ़ यू आर दैट हेल्पलेस? खान साहब ने क्या कहा था कि अगर मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट मिलता है मैं लूँगा ही नहीं.
because feeling helpless as the Prime Minister, as the Governor, as the government is the worst thing on earth. अच्छा, by his domain he did not mean that he is helpless. He meant कि अगर कोई इमरान खान साहब है for example, वो अगर जेल में है, एक लीगल प्रोसीजर है ना, वो ड्यू कोर्स फॉलो होगा तो सजा होगी या जजा होगी. अब मसला ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सियासी असीरान को रिहा करें बशमूल इमरान खान के, तो वो कहते हैं कि ये मैंने तो नहीं करना ना, अदालतों ने करना. नहीं, बट खान साहब ने तो अपनी आज़ादी मांगी ही नहीं. ये तो हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं, अल्लाह ब्लेस देम, उन्होंने कहा कि हमें तमाम जो बेगुनाह हैं सबको निकाल के दिए बशमूल इमरान खान. खान साहब ने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा. अलीमा अपन उस दिन कहा था एक और रिकॉर्डिंग में कि आई थिंक इट वाज आउटसाइड अडियाला, कहती अगर इमरान खान आज़ादी चाहता तो वो निकल नहीं सकता क्या जेल से? उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, सजदा करना है ना, अपने रब के अलावा किसी और को करना है. सो आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है. आई थिंक देयर आर व्हील्स विदिन व्हील्स विदिन व्हील्स, बिकॉज इस वक्त आई ट्रूली बिलीव, यशवीन, this is not about Imran Khan, this is not about PTI. I'm telling you, it's about what? Pakistan. How will Pakistan survive in this coming 20, 40, 60 years? Because हालात अच्छे नहीं हैं. लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे, कहते हैं जी बड़े देखे हुए हैं, पहले भी देखे हुए हैं. ऐसा नहीं है. You are for the first time at the brink of going belly up. और कोई बचाने वाला नहीं. आपके बेस्ट फ्रेंड्स मिस्टर अमेरिका, मिस्टर बाइडन, जिसने हुकूमत गिराई, इतना तो करता कि हमें 20-30 अरब डॉलर ही दे देता कि ये लो, गुलामी की कीमत. यूक्रेन को कितना पैसा मिला, इजराइल को कितना मिला, हमें तो फिटे मुंह मिला. तो अगर भिखारी ही बनना है और कुछ मिलना भी नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग इज दीस आर टेरिबल नेगोशिएटर्स. ये कुछ नहीं नेगोशिएट कर सकते. गोरी चमड़ी देखते हैं, सूट देखते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं. तो अभी आपने जो अमेरिका का हवाला दिया और जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो बाइडन, आई नो, बट वो हमें पता है, लेकिन अब बाइडन नहीं है तो अब अमेरिका ठीक है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अब आप लोगों की सारी उम्मीदें उसी अमेरिका से लग गई जिन पे आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने निकाला. ये बहुत इंटेलिजेंट ये लोग गेम खेलते हैं, स्मोक्स एंड मिरर्स का. टेल यू, मैं उस दिन देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, ये जियो न्यूज़ जिस तरह इनकी माशाल्लाह है नेचर, हमेशा मड स्लिंगिंग तो करते हैं. इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले काबीना का एक मेंबर है रिचर्ड ग्रेनेल, उसकी ज़ाती निजी ज़िंदगी पे कोई कमेंट किया. अगर तो वो मुसलमान होता, पाकिस्तानी होता, तो मैं समझ आती, दैट मेक्स सेंस. लेकिन अगर वो अपने आप को दहरिया कहता है या अपने आप को कुछ भी कहे और उसके मुल्क में जो वो कर रहा है उसका खिलाफ कानून नहीं है, उसके दीन में खिलाफ कानून नहीं है, तो अगर जियो न्यूज़ ने यही खबर उछालनी थी तो कीचड़ किस पे आया? राइट? अच्छा, वो कीचड़ आया, डाइवर्ट हुई ना हमारी तरफ, कीचड़ भी हुआ, फिर उस पर स्टूपिड ट्वीट्स भी चली, स्टूपिड बातें भी चली. आपने किसी पीटीआई के एमएनए को देखा या एमपीए को उसको एंडोर्स करे या उसके खिलाफ बात करे? हाँ, जो पीटीआई के सपोर्टर्स इधर उधर लड़े जा रहे थे, वर्कर्स थे, जो भी थे, नॉट सिंगल पर्सन टेक्स्टेड अगेंस्ट और फॉर. अब इंटरेस्टिंगली इसी ख्वाजा आसिफ ने कहा था हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं. तो अगर आप अमेरिका के वेंटिलेटर पे, तो अमेरिका तो अभी भी अमेरिका है. अमेरिका हमेशा वो करेगा जो अपने मुल्क के लिए बेहतर होगा. लेकिन अभी भी जो टेंशन इधर आई ना, उसमें आपने एक चैनल का नाम लिया, उससे ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब की ही ट्वीट थी जिसने ज्यादा और अटेंशन, वो जो इजराइल कनेक्शन और एंटी सेमेटिक और सेमेटिक कनेक्शन और जो भी वो, आप इफ यू रिमेंबर, हां, इमरान गोल्डस्मिथ, सो वो दैट उसका भी जवाब रिचर्ड ग्रेनेल का आ गया. मैंने देखा ट्विटर पे कह रहा था कि मैं तो गोल्डस्मिथ को जानता भी नहीं. रिचर्ड ग्रेनेल के क्योंकि मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी काबीना को कि कोई ट्वीट नहीं करेगा. एक्सीलेंट. सो अब जो है मेरा नहीं ख्याल के मैं वो जो पॉपुलैरिटी मिल रही थी ग्रेनेल साहब को, आई थिंक कुछ अरसे के लिए अब जो है रुकने वाली है. अच्छा, अगेन कमिंग बैक टू द सिचुएशन राइट नाउ कि आप लोग कहते हैं वो इख्तियार रखते हैं, नहीं रखते, आइदर वे आप लोग फिलहाल उनके साथ मेज़ पर बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए. अली अमीन गंडापुर साहब अंदर जब जाते हैं मुज़ाकराती कमेटी के अंदर, तो जो हमें खबरें मिलती हैं वो तो होता है कि बड़ा अच्छा मूड होता है. बाहर होते हैं तो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे 2025 में, या ये रहेंगे या हम रहेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर साथ में कुछ ऐसे सीनियर पीटीआई के अरकान जो ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें बड़ी उम्मीद है पीटीआई के जो मुज़ाकरात है गवर्नमेंट के साथ वो कामयाब हो जाएंगे. हम कंफ्यूज हो गए हैं कि पीटीआई क्या समझती है, इसमें क्या होगा. याद रखें तशवीर, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी मुश्किल से सीखी, जब कोई आपको कह रहा हो ना कि मैं ऐसा हूँ, तो बिलीव हिम और हर, मान जाओ. अगर कन्फ्यूजन आपको हो रही है, ये डिलिबरेट है. एज आई सेड अर्लियर, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, मतलब कुछ और है. चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं. आप अपनी तरफ से जाने वाले लोगों को भी डाउट नहीं कर रही हैं? नहीं, वो तो खान के चुने हुए हैं. आई डोंट डाउट एनीवन खान चूजेस. मैं कुछ और कह रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये सब आई वॉश लग रहा है टू सम अदर एंड. वो अदर एंड क्या है मुझे नहीं पता. ऑल आई नो इज़ कि पाकिस्तान भी किसी की गोली के निशाने पे था, बट अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 साल जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने मार खाने के बावजूद कभी एक दफ़ा हाथ वापस नहीं उठाया. औरतों की बेहुरमती, माओं की, बच्चों की वापस हमने एक दफ़ा हाथ नहीं उठाया. उठा सकते थे, नहीं उठाया, क्योंकि ये कानून के मुताबिक एलिजिडली कर रहे थे. हम मार खाए जा रहे थे, वरना मार खिलाना हमें भी बहुत अच्छा आता है. इशू ये है कि वी शोन कि डोंट पुश अस. ये पाकिस्तान के लिए हम सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं. इमरान खान हमारा लीडर है. जो मुज़ाकराती प्रोसेस हो रहा है अभी इस वक्त, एज ऑफ नाउ यू ट्रस्ट इट, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है उसके साथ. आई ट्रस्ट इमरान खान
and I trust his team. That's about it. That's why you don't trust the rest of it. I told you I'm a cynic. I don't trust anyone. मुझे ये बताएं कि बानी पीटीआई जो है उनको बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई है, किसने की है? उसमें भी अगेन तजाद है. बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा इस वक्त क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे. अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ वगैरह कंफर्म कर रहे हैं कि हुई है पेशकश. मुझे तो इतना पता है कि जो अलीमा खान साहिबा जब जेल से निकली कुछ दिन पहले तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जो ऑफर हुई थी टू मूव आउट ऑफ जेल टू बनीगाला, जमान पार्क, व्हाटएवर, पेशावर सेंट्रल जेल और सीएम हाउस, ही हैज रिफ्यूज्ड कि जब तक मेरे कैदी नहीं निकलेंगे मैं भी नहीं ऑफर हुई है. बिकॉज़ फैसल चौधरी ने आज फिर कंफर्म किया कि वो कह रहे हैं कि मुझे खुद बानी ने कहा है कि मुझे कहा गया कि आप बनीगाला मुंतकिल हो जाएं. तो अलीमा आप यही कह रही हैं, अलीमा खान साहिबा यही कह रही हैं कि उनको ऑफर हुई थी और वो उन्होंने टर्न डाउन कर दी. एस्टैब्लिशमेंट से ऑफर आई थी, गवर्नमेंट से आई थी. दैट आई डोंट नो. दैट एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट आजकल एक ही चीज़ है. आजकल एक ही चीज़ है. शहबाज शरीफ ने खुद नहीं बोला कि ये मेरे और पता नहीं जो भी ये बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है. अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने कुछ एतराफ़ किया है. वो कहते हैं 2024 जो है वो हम अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सके. What do you think he means by that? कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सके? He could mean a number of things, but I think जो पब्लिक मूड होता है ना आपने उसको गेज करना होता है. पब्लिक इस वक्त गुस्से में है. हम सबको इतने वोट पड़े हैं, सिर्फ पीटीआई के नहीं, मुझे नून के भी पड़े हैं, मुझे एएनपी का पड़ा है, जीओआईएफ का भी पड़ा है, क्योंकि लोगों को तब चढ़ी हुई थी केपी में इन पर्टिकुलर कि 10 साल हमें सेहत कार्ड मिला और 2 साल केयर टेकर ने उठा लिया. वो गरीब लोग हैं. आजकल सगा भाई दूसरे भाई की जेब में 10 लाख नहीं डालता. आपने हमारे जेबों से कैसे ले लिए? तो लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि कभी भी किसी अस्पताल में ये नहीं हुआ कि आप जाएं एक्सक्यूज़ मी और सेहत कार्ड के साथ ओते दे कि जी मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा. ऐसे नहीं होता. आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, आप केपी आईडी कार्ड होल्डर हैं, आपकी ट्रीटमेंट होगी. तो लोग इस वक्त तपे हुए हैं कि इमरान खान जेल में नहीं होना चाहिए. ये जो चोर हैं गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए. पाकिस्तान में जो पड़ा चिनार में जुल्म हुआ, शिया सुनी फाइट कराने की कोशिश की गई, जुल्म किया गया, नहीं होना चाहिए था. अब आज कुछ और बातें पता चली, वो तो मैं खैर बाद में बताऊंगी आपको. लेकिन ऐसे सारे जुल्म हुए पाकिस्तान में पिछले 3 साल में कि अवाम अब तंग आ गई. वक्त वैसे बस खत्म हो रहा है. और क्या बातें पता चली आपको पारा चिनार के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में आप बात करी? जी, कि अब जो ये सीरिया से आ रहे थे, सीरिया में जो होते थे ना लोग फॉर हायर, वो अपेरेंटली पड़ा चिनार और उधर पहुंच गए थे कुरम. सो शियों पे भी जो अटैक किया अहले तशी पे वो भी उधर से हुआ. और इनको तफकीरी बोलते हैं, अल्लाह नोज बेस्ट. और जो अहले तसन्ना पे हुआ वो भी वो लोगों ने किया. यानी इलाके को भड़काने की कोशिश हो रही थी. थैंक गॉड सीएम, केपी, द एंटायर कमेटी, उन सब ने वहाँ पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन सब ने सीज़फायर हो गया है. अच्छा, लाइक आई सेड वक्त में इसलिए आपको इंटरप्ट करी क्विकली. 19 सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया था उनकी आज सजाएं माफ़ कर दी गई आर्मी चीफ की तरफ से. हाउ डू यू लुक एट दिस जेस्चर? ये तो एक कानून अच्छा और आइन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त ही नहीं देता. इट वाज ऑल अ फार्स. सज़ा भी फार्स थी, माफ़ करना भी फार्स है, ट्राई करना भी फार्स था. सजाएं तो हो गई थी ना, माफ़ कर दिया गया, लोगों को रिहा कर दिया गया. तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव कह नहीं देना चाहिए, मान नहीं लेना चाहिए. आप मुझे बताएं, आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएं, वो क्रिश्चियन है, आप क्या उसको अच्छा फेल समझेंगी? फिर वो दोबारा चला जाए क्रिश्चियनिटी में, फिर वो अच्छा होगा कि ये अच्छा होगा? ये नहीं कर सकते. ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं. आइन, कानून, दीन, इसमें आप जितना हाथ मारोगे ये गंद होता जाता है. हर चीज को अपनी जगह पे छोड़ देना चाहिए. आप ट्रायल को भी नहीं मानती, आप सजा की माफी को भी नहीं? जब मेरा आइन नहीं मानता. हाँ, नहीं, वो तो कहते हैं कि आइन के मुताबिक है. वो कहते हैं आप लोगों ने 2019 में भी, आई अंडरस्टैंड कि पुराने ट्रायल्स थे, लेकिन आप लोगों ने उनको एक्सटेंड किया मिलिट्री कोर्ट्स के उन ट्रायल्स को अपने दौरे हुकूमत के अंदर. कैसे किया था? वो टेररिस्ट के थे और वो नेशनल असेंबली से 2-2 साल की इस्तिस्ना नवाज शरीफ ने भी ली थी 13-14 में, और इधर भी हुई थी. अनलेस यू कंसल्ट पार्लियामेंट यू कैन नॉट हैव मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ एनीवन. और ये टेररिस्ट के हुए थे, सिविलियंस के नहीं होते. वक्त में खत्म हो गया. शानदाना, इंशाल्लाह किसी और दफा प्रोग्राम में आपको जरूर ज़हमत देंगे. अब आपने प्रोग्राम्स में आना है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. शानदाना गुलजार खान साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे. जी, वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक में जाने से पहले शानदाना गुलजार खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि जो आज का मुज़ाकराती अमल था उसके ऊपर तफसील से जो है वो उनसे बात की जा सके. थोड़ा सा प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले हिस्से में भी बात की है कि मिलिट्री ट्रायल्स के तहत जिन लोगों को सजाएं हुई थी उनमें से 19 लोगों की मर्सी पिटिशन जो है वो आज एक्सेप्ट की गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उनको माफ़ कर दिया गया उन सजाओं को. तो एक तो मैसेज क्या जा रहा है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे. हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये बात बताई गई थी कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जिस तरह का रियासत का नुकसान उन्होंने किया है और जो कुछ किया है, कि कोई सूरत नहीं है कि उनकी माफ़ी हो सकती है. तो फिर क्यों
یہ जेस्चर जो है सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। इस तरह की जो माफ़ी है, इसका कानूनी जो तरीक़ाकार है वो क्या है, कुछ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है सदर हैं इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट एसोसिएशन के रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, जैसे मैंने अभी कहा कि एक सवाल ये किया जा रहा है कि जहाँ इतना इस बात को फर्मली अग्रेसिवली कौम को बताया गया कि कोई तरीका या सूरत है ही नहीं कि जो लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको माफ़ किया जा सके, तो फिर ये माफ़ी, ये मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट किस तरह से की गई, क्यों की गई, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बुनियादी मकसद तो एक मैसेज भी कन्वे करना था। देखें, पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 79 छोटे बड़े मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए। ये इंडिया नहीं कर सका फॉर द लास्ट 77 ईयर कोशिश के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हुआ, जिससे देखें कि एक सीरियस एक थ्रेट हुआ। पाकिस्तान आर्मी को हम समझते हैं और दुनिया समझती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मुल्क की, और दुनिया समझती है कि नेशनल फैब्रिक को पाकिस्तान आर्मी ने जोड़ कर रखा है। और दुनिया ये भी समझती है, इंडियन थिंक टैंक्स और जर्नल्स जो भी हैं वो कहते हैं अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करो और लोकल लोगों को यूज करो। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। तो इसमें ये मैसेज देना था कि एक रेड लाइन है अफवाज पाकिस्तान, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी नो वायलेंस या कियास एंड कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, और एक रेड लाइन का मैसेज था। मेरे ख्याल में वो कन्वे हुआ इन द लास्ट 2 इयर्स कि इस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना है। सेकेंडली, एट द सेम टाइम ये भी मैसेज दिया गया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसमें जो कंसीडर की गई है, और इसमें देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम ने जिस रामदिली का मुजाहरा किया है, जो इसमें जो कंसिडरेट थे, उनको एहसास जो उनका हुआ है, और जिस तरीके से मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी आपको, लेकिन आपने जो एंगल लिया ना कि कौन लोग हैं वो किस तरह किसी के हाथों इस्तेमाल हो गए, बड़ा ही संगीन एंगल है जो आप ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के लोग, अगर ये जेन्युइनली वही बात है जो आप कह रहे हैं, तो उनके साथ तो फिर रहमदिली नहीं होनी चाहिए ना सर? आप कह रहे हैं वो दुश्मनों के हाथ में खेल गए, मुल्क के खिलाफ मुल्क पर हमला आवर हो गए, और फिर आप कहते हैं कि हम रहमदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। देखें कि वो डिपेंड करता है कि मैसेज तो एक कन्वे करना था ना कि आपने एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी है, इससे आपने पीछे ही रहना है। अफवाज देखें, जिस तरह मैंने कोशिश की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई बेशक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, वो ये नहीं कहेगा अफवाज पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पे या किसी आप शहदा की यादगारों पे या सिंबल्स पे हमला करें, क्योंकि देखें और दुनिया भी मानती है, और क्रिस्टीन फेयर उनके जो एक थिंक टैंक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान को अगर आपने डिस्टेबलाइज करना है, कोलैप्स कराना है, तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आर्मी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आप इंटरनेशनल उसका हवाला दे रहे हैं। जो कुछ मिलिट्री ट्रायल्स के तहत यहाँ पर हुआ, अदरवाइज भी पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दुनिया तो उसके बारे में भी बहुत कुछ कह रही है। मैं आपकी जानिब आती हूँ, रियासत साहब आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, कैसे देख रहे हैं? ISPR ने कहा कि सजाओं की माफ़ी जो है वो हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, हमने तो आपको पता है इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो जवाद ख्वाजा साहब ने आर्मी एक्ट 1952 का जो सेक्शन 21D को चैलेंज किया था, इन द लाइट ऑफ दैट हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि सिविलियन का ट्रायल वहाँ हो सकता है, नंबर 1। अब चूँकि ट्रायल हो गए, अब जो आर्मी एक्ट का 1952 का सेक्शन 341 सब सेक्शन 1 का रोमन 1 ने उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम्पावर करे, वो पार्डन दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को जो कन्विक्ट हो गए हों और जिनको सज़ा हुई हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सज़ाओं से पहले कुछ लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उनको इन्होंने छोड़ दिया, उनको प्रोसीड नहीं किया गया। ये आर्टिकल 25 जो आइन के अंदर दिया गया है ये उससे मुतसादम है। ये दूसरी बात ये है कि देखें, सिर्फ उन लोगों को माफ़ी जिनको सज़ा हो जाए मिलिट्री कोर्ट से नहीं दी जा सकती जिनके ऊपर हद की सज़ा हो। हद की सज़ा वो है जो कुरान एंड सुन्ना से हो, अदर देन हद वो ताज़ीर है।
تعزیر کے اندر اب اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سینٹنس، جو 2 سال تک کسی کو سزا ہوئی ہو، اس کے اندر 381 یہ ہے ہمارا جرنل لا کا، جس کے اندر اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ہم اگر سزا ہو جائے تو ہم ساتھ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں جنرل لا کے تحت CRPC کے تحت 426 کی وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. آلموسٹ یہ 18 ماہ 19 ماہ سرو کر چکے ہیں سزا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو 382 ہمارا جنرل لا ہے CRPC، اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے عرصہ حوالات میں گزارا اس کا بینیفٹ بھی آپ کو دیا جاتا ہے. اور پھر ہمارا جو جنرل لا ہے اس کے اندر سیکشن 55A PPC کے اندر کہ جی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ سزائیں معاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی سزا ہو، لیکن صرف وہ سزائیں جو چیپٹر نمبر 16 میں نہ آتی ہو، جس میں ہرٹ کیسز آتے ہیں، یہ کسی نے کسی کی بازو کاٹ دیا، 324 کا ہے، قتل کر دیا، جو ہرٹ کیسز میں آتے ہیں، سوائے اس کے صدر کے پاس اختیار ہوتے ہیں. تو یہ اختیار آرمی کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف، فیڈرل گورنمنٹ اور یا ناٹ لیس دین دی رینک آف بریگیڈیئر، جس کو چیف آف آرمی اسٹاف امپاورڈ کرے. اب انہوں نے ان کی سزائیں تو معاف کر دی ہیں آپ کے اس کے مطابق. وہ سزائیں ان کی مرسی پٹیشن ہے تو جن کو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں ان کی بھی مرسی پٹیشنز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ پروسیس میں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan, nobody is above the law, every citizen is equal. تو اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر باقیوں کو بھی ہو. تو یہ تو ایک پرنسپل سیٹ ہو گیا نا، یہ ایک پریسیڈنٹ ہو گیا. آپ کی بات سے جو میں سمجھی، مجھے تصحیح کریں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کہ سزا جب سینٹنس آ جاتا ہے تو جو ٹائم اس سے پہلے جیل میں سرو کیا ہوتا ہے وہ کائنڈ آف اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ٹیکنیکلی تو یہ سزا آلموسٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو جنرل لا ہے اس کے اندر جیل مینول ہے کہ ایک شخص جاتا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ کسی جرم میں چلا گیا ہے، اس کو وہاں پہ وہ حفظ کرانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اچھے نمبروں کے گڈ کنڈکٹ کے اس کو سزا میں معافی ہوگی، اس کو 23 مارچ پہ، اس کو 14 اگست پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ وہ معافیاں ڈال کے. اور یہ بھی عوام کے سمجھانے کے لیے یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے اندر کنسپٹ ہے نا کہ دن رات گنا جاتا ہے، یہ غلط ہے. دن رات ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو معافیاں تلافیاں اور سزاؤں کی جو صدر نے دے دی عید پہ، بڑی عید پہ، 23 مارچ پہ، وہ ڈال کے تو وہ کم ہو کے تو جو 20 سال سزا ہوتی ہے وہ 10-12 سال رہ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. یہ بھی ایک پرسپشن ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں گے. یہ جو نقطہ ایک اٹھایا ریاست صاحب نے کہ ایسے بھی لوگ تھے جن کے اوپر سملر الزامات تھے، پریس کانفرنسز کی انہوں نے اور وہ بری ذمہ ہو گئے، کوئی ٹرائل نہیں ہوا، نہ سویلین نہ ملٹری. تو اس کے پیچھے پھر کیا محرکات ہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب ریاست صاحب نے بھی ایک بات کی اور ویسے بھی ظاہر ہے اصول یہی ہے کہ انصاف یا جو بھی آپ کا پیمانہ ہوتا ہے کسی کو بھی جج کرنے کا وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. تو سوال تو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ لوگوں نے کہا کہ ملوث ہیں، لیکن انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں پوچھا. بہت سارے نام ہیں، مراد راس ہیں، دلیپ عباس ہیں، بہت بڑی فہرست ہے ان لوگوں کی جو کہ دے سکتی ہوں، جو کہ پریس کانفرنسز کر کے بری ذمہ ہو گئے. تو پھر یہ کس طریقے سے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پھر اس طرح جب انصاف کیا جاتا ہے تو اس کو جسٹیفائی پھر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل کمنٹیٹر، اس میں تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال میں کہ یہ کوشچن فیڈرل لا منسٹر سے کیا جا سکتا ہے اور وہ ریزنز بتا سکتے ہیں، یا جنہوں نے معافیاں مانگی اور چلے گئے ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے پھر کسی اور اس پہ ایک اور سوال کر لیتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم بات کرتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ ایک اچھا جسچر ہے، بڑا جسچر ہے جو کہ شو کیا گیا. ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کو لے کر انٹرنیشنلی ہم پہ پریشر تھا، یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس پریشر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بھی یہ اقدام جو ہے یہ کیا گیا ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں کہ دس از ویری انفارچونیٹ ہے کہ لوگ اس کو ابھی لنک کریں گے، اس پہ نیریٹیوز بنائیں گے، سٹوریز بنائیں گے، وی لاگس کریں گے. اور دیکھیں انٹینشنلی بہت سارے ہم نے پاس میں دیکھا ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو ملائن آرمی کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو، انسٹیٹیوشنز کو، جو اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو بائی ڈیزائن یہ کر رہے ہیں. دیر از نو پریشر. پاکستان میں دیکھیں جب آپ پہ میزائلز پہ جب 4 پہ پابندی سینکشنز لگے تھے تو پاکستان نے کیٹیگوریکلی سیٹ کی جی ہم کوئی پریشر ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور جو دیکھیں آپ کا میزائل پروگرام ہے یا نیوکلیر پروگرام ہے جو 240 ملین پاکستانیوں کا ہے، تو دیر از نو پریشر، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ہم نے ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے کوئی پریشر نہیں لینا ہے.
تو میرا خیال میں یہ اس طرح کی ٹینڈنسی انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں ہے اور سوشل میڈیا کا اس طرح استعمال کیا جائے گا. پیورلی یہ ڈیسیجن جو بھی ہوا ہے اس آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ہوا اور کنسیڈریشن تھی چیف آف آرمی اسٹاف لیول پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ریاست علی آزاد صاحب، سر ایک تو آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز، ملٹری کورٹس کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، کسی کو نہیں پتا کیا ہوا کیسے ہوا، یہ چیز لے کر ایک کنسرن تو تھا انٹرنیشنلی، کہیں اس کو تھوڑا سا زائل کیا گیا؟ بالکل، اس پہ 17 معاہدے ہیں کہ آپ کے کنٹری وائڈ آپ کا اس کے آپ سگنیٹری ہیں کہ جی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں اور ملٹری کوڈ کے حوالے سے. تو آپ نے دیکھا کہ یو کے، یورپ، امریکہ اور سب نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ملٹری کوڈ کے حوالے سے لیگل فرٹینٹی کا موقف بھی سب کے سامنے کلیئر ہے. پاکستان بار کونسل نے بھی اس پہ یہی موقف لیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس پہ آ گئی. لیکن جہاں تک ہے نا کہ جی امریکہ کی گورنمنٹ اگر پاکستان کو پریشرائز کرتی تو ہم تو اپنے اس ملک کے اندر انٹرفیرنس نہیں چاہتے، کسی بھی ملک کی ہو، کوئی بھی ہو. اور جہاں تک ہمارے ادارے کا تعلق ہے، ہم اپنے ادارے کی تکریم کے لیے بھی ہم اتنا ہی اپنے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں. لیکن ہماری صرف ریزرویشن اتنی سی ہے کہ جو اداروں کے اپنے کام ہیں، مثلا عدلیہ کا کام ہے انصاف کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور ہماری پاک فوج کا کام ہے دفاع کرنا. اگر تمام ادارے اپنا اپنا کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو 2025 ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور چیزیں اس طرف چل پڑی ہیں جو کہ خوش آئند چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دیکھیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یہ ملٹری ٹرائل کے تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس پہ بہت کرسٹل کلیئر ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو امپریشن یہ لیا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، وہ اتنی اس کو کین انٹرسٹ کے ساتھ، تو وہ صرف جسٹ اتنا سنتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہوئے تو وہ اس حوالے سے اپنا موقف دیتے ہیں. حالانکہ سرکمسٹانسز کچھ اور بھی ہو سکتے. لیکن جہاں تک سویلین کے ٹرائل کا تعلق ہے تو چونکہ وہ انڈر آرمی ایکٹ 1952 گورن نہیں کرتے، انڈر ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، تو وہ پیورلی ایک جو وہاں کے جو آفیسرز ہیں یا باقی اس کا سٹاف ہے وہ چونکہ اس آرمی ایکٹ کے انڈر گورن کرتا ہے، اس لیے ان کے پیورلی ایکسکلوسیولی آرمی جو ملٹری کورٹ ہے اس کے اندر ہی ٹرائلز ہوتے ہیں. جہاں تک کہ یہ چونکہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، میری ذاتی رائے میں کہ اگر ایسی ایویڈنس ہے تو جو سویلین ہیں آپ ان کو دوسری کورٹ میں وہ ایویڈنس دیں، ان کو سزائیں کروائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے. if there is evidence، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میگنیچیوڈ آف دا آفینس دیکھیں تو ہم نہیں سمجھتے. بریگیڈیئر صاحب کی اس حد تک میں بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کرے، اس کے انسٹالیشن پہ کوئی حملہ کرے. لیکن ایک کویسچن آف لا ہے. کویسچن آف لا کیا ہے کہ کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں. اس پہ ہم ان دا لائٹ آف ججمنٹ آف سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن سر ایک اور بھی بات ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جی بریگیڈیئر صاحب آپ کو چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا ملٹری کورٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. اگر ہماری سول عدالتیں ٹائملی فیصلہ دیں اور تیزی سے فیصلہ دیں تو میرے خیال میں ملٹری کورٹس تو بننی ہی نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے تو ملٹری کورٹس آتی ہیں تو اول تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن سول کورٹس کے انفارچونیٹلی 55,000 اور ہماری رینکنگ کہاں پہ انفارچونیٹ بات ہے. ایک تو وہ چیز ہے. سیکنڈ ٹرانسپیرنسی دیکھیں کہ جو ہے جب کلبھوشن یادیو کا کیس گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو وہاں پہ تو انڈوس انڈیا کا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ یہ ملٹری کورٹ نے اس کو سزا دی ہے تو دیئرفور آپ اس کو ختم کریں. لیکن انہوں نے انڈورس کیا تو میرا خیال میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھے الاؤ کیا ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اس پہ ڈیسیجن سنا سکتے ہیں. تو میرا خیال میں آئین اور قانون کے مطابق یہ چیزیں ہوئی، اس میں تو کوئی وائلیشن نہیں